रक्षित, मैं प्रशांत बोल रहा हूं, जल्दी मेरी दुकान पर आओ, एक केस है। प्रशांत ने रक्षित से फोन पर कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का केस है? रक्षित ने प्रशांत से पूछा। हाँ बिल्कुल, और इस केस का विटनेस सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मेरे साथ और लोगों ने भी इस अजीब सी घटना को होते हुए देखा है। प्रशांत ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। रक्षित ने कहते हुए फोन काट दिया। कुछ ही देर में रक्षित प्रशांत की दुकान पर था। दुकान में पड़ी कियारा के भाई रुद्रांश के बॉडीगार्ड की लाश को देखकर वो खुद भी हैरान था। इसका शरीर सफेद और ठंडा पड़ चुका है। इसको देखकर लगता है कि इसमें नकारात्मक मादा की शक्ति है। क्या तुम्हारे पास सीसीटीवी की फुटेज है? रक्षित ने प्रशांत से पूछा। मैंने अभी तक फुटेज चेक नहीं किया है। प्रशांत ने दुकान में रखे हुए मॉनिटर को ऑन करते हुए कहा। प्रशांत ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन उसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया। इस फुटेज में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्रशांत ने कहा, उस बारात का तो नामो निशान भी नहीं है। सिर्फ कियारा का भाई रुद्रांश और उसके बॉडीगार्ड दुकान में आते और भागते हुए दिख रहे हैं। प्रशांत ने चौंकते हुए कहा। रक्षित ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इस तरह के केसेस में अक्सर कैमरे पर कुछ नहीं आता है। हाँ, मगर पिछली बार शीशे में एक छवि आ गई थी, इस बार तो वो छवि भी कोई भी शीशे में नहीं दिख रही। प्रशांत ने कहा, तो इस तरह की नकारात्मक मादा शक्तियां होती हैं, उनकी अक्सर कोई छवि भी नहीं मिलती। रक्षित ने समझाया। मगर अब हम इस लाश का क्या करेंगे? प्रशांत ने पूछा। रक्षित और प्रशांत ये बातें कर ही रहे थे कि विजय और प्रिया भी वहां पर आ गए। विजय, तुम इस लाश को फॉरेंसिक के हवाले कर दो। वो जो भी रिपोर्ट बनाए वो इसके घर वालों को दे देना। और एक बात का ध्यान रखना, ये खबर मीडिया में नहीं आनी चाहिए। इस तरह की वारदात सुनकर शहर में हलचल फैल जाएगी और मैं नहीं चाहता कि फिर कोई सीरियल किलर मानकर इस केस के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दे। रक्षित ने विजय से कहा, मगर हम इसके घर वालों को क्या बताएंगे? एक जीता जाता व्यक्ति मेरी दुकान में आकर मर गया और वो भी इस हालत में। कौन मानेगा इस बात को? प्रशांत ने पूछा। इसकी मौत को नेचुरल बोलकर मामला रफा दफा करना होगा। हम कह देंगे कि वो दुकान पर आया था और अचानक तबीयत खराब होकर उसको हार्ट अटैक आ गया। जब तक डॉक्टर को बुलाते तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरी ओर इस केस को हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अलग तरह से हैंडल करेंगे। रक्षित ने कहा। टीम से मतलब है कि सिर्फ मैं, राइट? टीम लीडर तो तुमने मुझे बना दिया, मगर मेरे साथ काम करने के लिए कोई टीम मेंबर ही नहीं है। प्रशांत ने रक्षित को घूरते हुए कहा, मगर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम ये काम कर लोगे। रक्षित ने प्रशांत से कहा। प्रशांत इसका कुछ जवाब दे उससे पहले प्रिया ने उसका हाथ खींचकर उसे दुकान के कोने में ले गई। ये लड़कियों का बैग उसी लड़की का है जो सुबह तुम्हारे साथ थी? तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उसके साथ सोए थे? मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अभी भी वो ऊपर तुम्हारे कमरे में होगी। प्रिया ने गुस्से से कहा। क्या बकवास कर रही हो प्रिया? कियारा ने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए वो ऊपर के कमरे में जाकर सो रही है और हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। वो मेरी असिस्टेंट है और उम्र में मुझसे बहुत छोटी भी है। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? मुझे तुम्हें सफाई देने की क्या जरूरत है? प्रशांत ने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे तुमसे किसी तरह की कोई सफाई नहीं चाहिए, लेकिन तुम इस तरह से मुझे चीट नहीं कर सकते। प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा। चीट? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? हमारे बीच ब्रेकअप हुए बहुत समय हो गया है और ये मेरी लाइफ है और उसमें मैं क्या करता हूं, किसके साथ बैठता हूं, किसके साथ सोता हूं, तो तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्रशांत ने प्रिया को गुस्से में कहा। प्रिया ने कियारा का बैग वहीं पटक दिया और दुकान से बाहर चली गई। तब तक विजय और रक्षित भी वहां से जा चुके थे। प्रशांत ने भी गुस्से में दुकान का शटर बंद कर दिया। क्या है, ये सब लोग यहां से चले गए, मैं थोड़ी चैन की सांस लेना चाहता हूं, प्रशांत ने कहा और ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। जब वो ऊपर अपने कमरे में पहुंचा तब उसने कियारा को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। कियारा ने शायद नहाकर प्रशांत की शर्ट पहन ली थी। कियारा के कपड़े पास के सोफे पर पड़े हुए थे और वो सिर्फ प्रशांत की शर्ट में उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी। कियारा के लंबे और हसीन पैर देखकर प्रशांत का दिल तेजी से धड़कने लगा।
कियारा का कमसिन बदन देखकर प्रशांत खुद पर काबू खोने लगा। ऊपर से थकान और शराब के नशे की वजह से उसका सर थोड़ा भारी था। कियारा को देखकर उसको मदहोशी छाने लगी। प्रशांत बेड पर बैठकर कियारा के पैरों को अपनी उंगलियों से धीरे से टहलाने लगा। कियारा बहुत गहरी नींद में थी। उसने पैरों को बस हल्का सा हिलाया और फिर करवट लेकर सोती रही। उस अंधेरे कमरे में अचानक बाहर सड़क पर चल रही गाड़ियों की लाइट आने लगी। रोशनी की एक किरण प्रशांत के एक मेडल पर पड़ी जो उसे पुलिस फोर्स से मिला था। उसको देखते ही प्रशांत होश में आया। ये मैं कियारा के साथ क्या करने जा रहा? ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद से कहता हुआ प्रशांत वापस नीचे दुकान पर चला गया। दुकान के पीछे ठंडी हवा चल रही थी। प्रशांत वहां जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में अभी भी उसकी शर्ट पहनी हुई कियारा ही घूम रही थी। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, प्रशांत ने अपने आप से कहा। तभी प्रशांत की नजर सामने कुएं पर गई। प्रशांत ने देखा कि कुएं में कुछ हलचल हो रही थी। धीरे धीरे उसमें एक काला धुआं बनने लगा और एक ही क्षण में काला साया प्रशांत के सामने था। तुम फिर से आ गए, मगर आज अमावस्या नहीं है? प्रशांत ने परेशान होते हुए उस काले साए से पूछा। आज जो तुमने मुझे बलि दी वो ताजी और जवान थी। मुझे बहुत पसंद आई। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? काले साए ने प्रशांत से पूछा। यह सुनकर प्रशांत सोच में पड़ गया। अचानक से उसे याद आया, अच्छा, तो वो बॉडीगार्ड की मृत्यु तुम्हारे लिए एक बलि थी? प्रशांत ने पूछा। हां, होरी ने कहा। अच्छा, तो क्या उसके बदले में मैं कुछ भी मांग सकता हूं? प्रशांत ने पूछा। हां, बिल्कुल, होरी ने कहा। ठीक है, फिर मुझे ढेर सारा पैसा दे दो। 10 लाख, नहीं, 10 करोड़। हाँ, तो मुझे 10 करोड़ रुपए दो। इतना पैसा होगा तो मैं इस खूनी कुएं से निजात पाने की कोई ना कोई तरकीब तो ढूंढ ही लूंगा, प्रशांत ने कहा। यह सुनकर होरी भयानक तरीके से हंसने लगा। उसकी आवाज से पूरा बैकयार्ड गूंज उठा। पैसा मनुष्य की बनाई हुई चीज है, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मगर मैं तुम्हें इस काबिल बना सकता हूं कि तुम बहुत सारा पैसा कमा लो, होरी ने कहा। अच्छा, ठीक है, तो तुम मुझे शक्तिशाली बना दो, प्रशांत ने सोचते हुए कहा। जैसे ही प्रशांत ने यह कहा, होरी ने प्रशांत की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। तुरंत ही प्रशांत को अपने अंदर शक्ति और स्फूर्ति का एहसास होने लगा। प्रशांत ने अपनी बाजुओं को देखा। इतनी मजबूत बाजू तो मेरे कभी नहीं थे। मैं वाकई बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं, प्रशांत ने कहा। एक शैतानी हंसी हंसते हुए होरी ने कहा, तुम चाहो तो इससे ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो। तुम जितने बेगुनाहों की बलि मुझे दोगे, उतनी बार मैं तुम्हें कोई ना कोई उपहार जरूर दूंगा। इतना कहते हुए होरी वापस कुएं में समा गया। होरी के जाने के बाद प्रशांत ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का सोचा। आंगन में एक स्टील का सरिया पड़ा था। प्रशांत ने उस सरिये को उठाया और अपने दोनों हाथों से उसे मोड़ दिया। अरे अरे वाह, ये तो ऐसे मुड़ गया जैसे रबर हो, और मुझे इसे मोड़ने में जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल मक्खन की तरह मैंने इसे ट्विस्ट कर दिया। ये तो गजब हो गया। प्रशांत अपने आप से इंप्रेस हो गया। प्रशांत अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक उसकी आंखों में तेज रोशनी पड़ी। उसने अपनी आंखों को हाथ से ढक लिया। चाहे सुबह हो गई, प्रशांत ने कहा। कहीं ये कोई सपना तो नहीं था? क्या वाकई में मुझ में इतनी ताकत आ गई है, या ये सब मेरी एक कल्पना थी? ये सोचते हुए प्रशांत बाथरूम में चला गया। सोचो, अगर एक बलि के बाद होरी ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है, तो और बलि देने के बाद मैं कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। प्रशांत ब्रश करते हुए अपने आप को आईने में देख रहा था। फिर उसने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया और कहा, नहीं, यह गलत है।
मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया भी कैसे? ये तो एक दलदल है और इसी में होरी मासूम लोगों को फंसा लेता है। इस सोच के साथ ही प्रशांत को खुद पर गुस्सा आया और उसने अपने मुक्के को दीवार पर मारा, जिसकी वजह से दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। अब प्रशांत उस छेद से आर पार देख रहा था। प्रशांत ने भौचक्का होकर अपने मुक्के को देखा और कहा, है ये शक्ति कोई कल्पना नहीं है। फिर प्रशांत ने दीवार के छेद में देखा। दीवार की दूसरी तरफ उसने कियारा को कपड़े बदलते हुए देखा। कियारा की नजर भी दीवार के छेद पर गई। तो तुम दीवार में छेद करके मुझे देख रहे हो? कियारा ने थोड़ा नाराज होते हुए प्रशांत से कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, सॉरी। क्या तुम ठीक से सो पाई? मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूं। प्रशांत ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ठीक है, मेरे लिए चाय बना दो। कियारा ने शरारती मुस्कुराहट से प्रशांत को देखा। अच्छा, उस बॉडीगार्ड की लाश का क्या हुआ? उसने आगे पूछा। पुलिस उसको ले गई थी, अब आगे वही लोग उसे देखेंगे। वैसे तुम्हारी फैमिली वाले और खास करके वो तुम्हारा भाई बहुत ही गुस्से वाले लोग लगते हैं। अब तुम्हें उनके पास वापस चले जाना चाहिए। प्रशांत ने कहा, तुम मुझे यहां से निकालना चाहते हो ना? अगर मेरा यहां आना पसंद नहीं तो साफ साफ कह दो ना। यह कहते हुए कियारा ने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। प्रशांत भागते हुए कियारा के पीछे आया और बोला, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो चाहता हूं कि तुम यहां पर हमेशा के लिए रुक जाओ, एक दिन या एक हफ्ते के लिए नहीं, 100 सालों तक के लिए मेरे साथ रहो, प्रशांत ने कहा। प्रशांत के मुंह से अचानक निकले हुए शब्दों से वो खुद भी झेप गया था, मगर वो सुनकर कियारा मुस्कुराते हुए पलटी और प्रशांत के गले लगकर बोली, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? हाँ, चाहता तो हूं, मगर अभी तक शायद कहने की हिम्मत नहीं थी, प्रशांत ने कहा। कियारा ने अपने आप को प्रशांत से दूर किया और बोली, मैं अभी घर जाकर अपने घर वालों से बात करती हूं। कहते हुए कियारा वहां से निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। प्रशांत अभी भी अपने अंदर आए हुए इस बदलाव से रूबरू हो रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है, प्रशांत ने सोचा। तभी वहां पर विजय आ गया। उसने दुकान में इधर उधर झांकते हुए प्रशांत से पूछा, वो सुंदर लड़की क्या चली गई? प्रशांत अपने ख्यालों से बाहर निकला और बोला, तुम्हें उस सुंदर लड़की से क्या लेना देना है? यहां कैसे आना हुआ? तुम्हारे और प्रिया के बीच में कल क्या हुआ था? विजय ने पूछा। वही पुराना किस्सा। मुझे लगता नहीं है कि हम लड़ने के सिवाय और कुछ कर सकते हैं। खैर छोड़ो, केस के बारे में बताओ, प्रशांत ने पूछा। वही तो मैं तुम्हें बताने आया था। जिस बॉडीगार्ड की लाश में कल लेकर गया था, उसकी फॉरेंसिक जांच हुई। फॉरेंसिक को लाश में से एक बूंद भी खून नहीं मिला। वो लोग अभी तक शॉक्ड हैं। और उस कागज का क्या हुआ जो बस से मिला था? प्रशांत ने पूछा। उस कागज पर किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं है, मगर उसकी हैंडराइटिंग उस अनामिका से मिलती है जो उस बस ड्राइवर की गर्लफ्रेंड थी। अनामिका के छानबीन करने के दौरान जो थोड़ा बहुत सामान मिला था, उसमें से उसकी हैंडराइटिंग मिली थी। तो इसका मतलब वो अनामिका थी जो उस दिन मुझे कब्रिस्तान में मारना चाहती थी। लेकिन क्यों? प्रशांत ने पूछा। वैसे ये अनामिका नाम की औरत वास्तव में एक पहेली है। उसके बारे में कोई भी पुख्ता खबर नहीं है, ना ही कोई तस्वीर है और ना ही कोई आईडी। उसको कभी किसी ने सही से देखा तक नहीं है। पता नहीं वो क्या चीज है। विजय ने प्रशांत से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रशांत ने कहा। उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ तो होगा जिसे ट्रैक किया जा सके। यही तो शॉकिंग है। उसका कोई कार्ड नहीं है और ना ही कोई फोन नंबर जिससे उसे ट्रैक किया जा सके। ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि किसी प्रकार का साया है, एक ऐसा धुआं जिसकी कोई आकृति नहीं है, या ये कहो कि वो किसी की भी आकृति ले सकता है। देखो, मुझे जितना पता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं चलता हूं। इतना कहते हुए विजय वहां से चला गया। विजय की बात सुनकर प्रशांत सोच में पड़ गया। जरूर ये अनामिका किसी ना किसी तरह से इस खूनी कुएं से संबंधित है। पुरी और अनामिका का आपस में क्या संबंध है, यह पता करना पड़ेगा, प्रशांत ने खुद से कहा। और वो अनामिका
इस तरह से लोगों का खून क्यों कर रही है? वो तो मेरी जान के पीछे भी पड़ी हुई है। आखिरकार उसे मेरी जान लेकर क्या मिलेगा? प्रशांत अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसके दादाजी के फोन पर एक मैसेज आया। तुम्हें जिस औरत की तलाश है वो मेरे कब्जे में है। दोपहर के 12 बजे शांतिवन आ जाना। मैसेज के साथ साथ एक वीडियो क्लिप भी थी। वीडियो क्लिप देखकर प्रशांत की हवाइयां उड़ गई। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसकी वीडियो थी वो? किसने प्रशांत को मैसेज किया था? क्या प्रशांत उस औरत को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।